हेलो स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। जैसा कि हम लोग हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे थे और हड़प्पा सभ्यता में हम लोगों ने पिछली क्लास में नगर नियोजन अर्थात टाउन प्लानिंग को पढ़ा था। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो बेटा होगा हड़प्पा सभ्यता का राजनीतिक जीवन क्या था, सामाजिक जीवन क्या था, धार्मिक जीवन क्या था और इनकी लिपि क्या थी इत्यादि के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजनीतिक जीवन की। अगर हम बात करेंगे राजनीतिक जीवन की, इसकी बात करेंगे बेटा राजनीतिक जीवन किस प्रकार का था हड़प्पा वासियों का। तो राजनीतिक जीवन की अगर बात करें बेटा या राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न मत दिए हैं और अधिकांश जो इतिहासकार थे, अधिकांश जो विद्वान थे, उन्होंने एक मत होकर यह कहा कि जो हड़प्पा सभ्यता थी अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता थी, इस सभ्यता की जो शासन व्यवस्था थी वो वणिक वर्गों के हाथ में थी। अर्थात शासन का संचालन कौन करता था? वणिक वर्ग के हाथों में शासन था। अर्थात आप कह सकते हैं कि जो अधिकांश विद्वान हैं, अधिकांश विद्वान मानते हैं हड़प्पा सभ्यता का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। अर्थात आप यह कह सकते हैं कि जो सर्वमान्य मत है विद्वानों का वो यही है कि हड़प्पा सभ्यता का जो शासन व्यवस्था थी और उस शासन को संचालित करने का काम कौन करता था, तो आप कह सकते हैं कि भाई वणिक वर्ग अर्थात जो व्यापारी वर्ग के लोग हुआ करते थे। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो व्यापारी वर्ग के लोग हुआ करते थे उन्हीं के हाथों में शासन व्यवस्था हुआ करती थी हड़प्पा काल में। लेकिन कुछ विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने भिन्न भिन्न मत दिए हैं और इन्हीं क्रम में सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा स्टुअर्ट पिगट की। इसकी बात करेंगे स्टुअर्ट पिगट की। स्टुअर्ट पिगट, और आप इन्हें अच्छी तरीके से जानते होंगे। स्टुअर्ट पिगट महोदय ने ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां कहा था। तो स्टुअर्ट महोदय का कथन था कि जो यहाँ का शासन था वह पुरोहित वर्ग के हाथ में था। अर्थात यहाँ पर शासन कौन करता था? तो स्टुअर्ट पिगट महोदय ने बताया कि पुरोहित वर्ग के हाथों में शासन व्यवस्था थी। शासन व्यवस्था थी। लेकिन अगर देखा जाए वहीं पर मार्टिमर व्हीलर की बात अगर हम करें तो मार्टिमर व्हीलर महोदय का जो मत है, इनका मत जो है उसके आधार पर अगर हम बात करें कि राजनीतिक जीवन कैसा रहा होगा सिंधु सभ्यता वासियों का, तो मार्टिमर व्हीलर महोदय यह कहते हैं कि यहाँ पर जो शासन था वो जनतंत्रात्मक था अर्थात लोकतंत्रात्मक था, लेकिन जो धर्म था उस धर्म का प्रभाव बहुत अधिक देखा गया है शासन व्यवस्था के ऊपर। तो व्हीलर महोदय का कहना है कि जो शासन था, अगर शासन की बात करें बेटा तो शासन कैसा था? शासन जनतंत्रात्मक हुआ करता था, जनतंत्रात्मक था, किंतु धर्म का प्रभाव अधिक था। मार्टिमर व्हीलर यह कहते हैं कि शासन तो जनतंत्रात्मक था अर्थात जनता ही किसी एक व्यक्ति को चुना करती होगी और वही व्यक्ति क्या करता होगा? शासन किया करता होगा। लेकिन इस शासन में धर्म का अत्यधिक प्रभाव देखने को मिलता है और ऐसा प्रतीत होता है कि इसी धर्म के अत्यधिक प्रभाव के कारण ही स्टुअर्ट पिगट महोदय ने पुरोहित वर्ग के हाथों में शासन व्यवस्था बताया है। ठीक है बेटा, पुरोहित वर्ग के शासन में
बताया है। अगर हम अगले विद्वान की बात करें तो अगले विद्वान है मैके। मैके महोदय ने बताया, मैके ने क्या बताया बेटा, तो मैके ने केवल और केवल व्हीलर वाली बात ही कही, और मैके ने ये कहा कि जो यहाँ का शासन था, अर्थात हड़प्पा वासियों को जो शासन था वह जनतंत्रात्मक था। कैसा था बेटा, जनतंत्रात्मक था, ठीक है, जनतंत्रात्मक था। लेकिन धर्म का क्या प्रभाव था इसके बारे में मैके महोदय ने कुछ नहीं बताया। इन्होंने केवल इतना बताया कि जो शासन था वो कैसा था, जनतंत्रात्मक शासन हुआ करता था, ठीक है। इसी क्रम में एक विद्वान को और हम शामिल करेंगे, ठीक है, सॉरी ये हंटर महोदय ने बताया था, मैके ने नहीं, यह बताया था हंटर महोदय ने। किसने बताया था, हंटर महोदय ने। हंटर महोदय ने क्या बताया कि जो शासन हुआ करता था वो जनतंत्रात्मक हुआ करता था, लेकिन धर्म के बारे में कोई जानकारी हमें देखने को नहीं मिलती है। मैके की और बात कर लेते हैं बेटा, ठीक है। मैके की अगर हम बात करें तो मैके ने बताया कि इन्होंने ही सबसे पहले बताया कि भाई जो यहाँ का शासन था वह राजतंत्रात्मक था, अर्थात कोई राजा रहा होगा और वही क्या करता था, यहाँ पर शासन किया करता था, अर्थात जो पूरा का पूरा शासन व्यवस्था थी वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में हुआ करती थी। और इसी आधार पर मैके महोदय ने बताया कि हड़प्पा वासियों का जो शासन व्यवस्था थी वो किसके हाथों में थी, तो एक प्रतिनिधि या आप यह कह सकते हैं कि एक राजा के हाथ में संपूर्ण शासन व्यवस्था हुआ करती थी। तो विभिन्न विद्वानों के अनुसार अगर हम देखें तो विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग मत व्यक्त किए हैं, लेकिन सर्वमान्य जो मत है वो यही है बेटा कि राजनैतिक व्यवस्था जो थी वो वणिक वर्ग के हाथों में थी, अर्थात व्यापारी वर्ग के हाथों में ही शासन व्यवस्था हुआ करती थी। ठीक है बेटा, आप इतना नोट करिए, तब तक इंक लगा लें, फिर आगे बढ़ाते हैं। चलिए, तो अब हम लोग बात करेंगे हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था की, अर्थात सामाजिक जीवन की चर्चा करेंगे। तो सामाजिक जीवन की चर्चा करने से पहले आप देखते हैं कि मैंने आपको बताया था कि जो हड़प्पा स्थल था, हड़प्पा की जो खुदाई हुई थी, इस हड़प्पापुरा स्थल से आपको मैंने बताया था एक स्त्री मूर्ति मिली थी जिसके गर्भ से एक पौधे को निकलता हुआ दर्शाया गया है। ठीक है बेटा, तो इसको यह माना गया, इतिहासकारों ने, विद्वानों ने यह माना कि शायद यह धरती माता रही होंगी और जो पौधा निकला है इस कारण इन्हें मातृ देवी या उर्वरता की देवी कहा गया। क्या कहा गया बेटा? मातृ देवी, मातृ देवी, या आप कह सकते हैं उर्वरता की देवी, उर्वरता की देवी। उर्वरता की देवी की मूर्ति हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? हड़प्पा से प्राप्त हुई है, और यहीं से ही हमें स्त्री की छोटी छोटी मृण मूर्तियां भी प्राप्त होती हैं। तो इन सबसे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भाई हड़प्पा वासी क्या करते थे बेटा? हड़प्पा वासियों का जो समाज था वह कैसा था? तो आप यह कह सकते हैं कि इनका जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक समाज था। कैसा समाज था? मात्र सत्तात्मक समाज हुआ करता था, अर्थात आप कह सकते हैं मैटेरियल अथॉरिटेरियन जो इनका समाज था वो कैसा था? मात्र सत्तात्मक था, अर्थात स्त्री को वरीयता दी जाती थी, ठीक है, पुरुष की अपेक्षा। बात समझ में आई नहीं आई? तो यहाँ से हमें यह पता चलता है कि भाई इनका समाज मात्र सत्तात्मक था। आगे अगर हम बात करें बेटा, तो हड़प्पा सभ्यता से हमें कभी भी कहीं से भी युद्ध के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, अतः हम यह कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हुआ करते थे वो कैसे थे बेटा? शांति प्रिय हुआ करते थे, शांति प्रिय, शांति प्रिय हुआ करते थे, अर्थात कहीं से भी युद्ध के साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं होते हैं। और क्या करते थे बेटा? हड़प्पा वासी क्या करते थे? मुख्यतः गेहूं, जौ,
ठीक है। मटर, तिल, सरसों, खजूर, तरबूज इत्यादि फसलों का भोजन के रूप में प्रयोग करते थे। और इसके साथ ही साथ बेटा जो भेड़ हुआ करती थी, मछली हुआ करती थी, सुअर हुआ करते थे, इत्यादि पशुओं को भी यह अपने भोजन के रूप में लिया करते थे। ठीक है। हड़प्पा वासियों की अगर हम बात करें बेटा, तो यह दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे, सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र भी पहनते थे। सूती और ऊनी दोनों प्रकार के जो वस्त्र थे वह इस सभ्यता के लोग धारण किया करते थे। और अगर हम बात करें बेटा स्त्री और पुरुषों की, तो दोनों ही आभूषण पहना करते थे। ठीक है। अगर हम बात करें स्त्री व पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते थे। दोनों ही आभूषण पहनते थे। ठीक है। अच्छा, मनोरंजन के लिए ये क्या करते थे बेटा, तो हड़प्पा वासियों की अगर हम बात करें तो यह मनोरंजन के लिए शतरंज खेलते थे। ठीक है। आप कह सकते हैं शिकार करते थे। ठीक है। शतरंज का मतलब पासा फेंकते थे, पासा का खेल होता था। ठीक है। पशु पक्षियों की लड़ाइयाँ करवाते थे, मछली पकड़ना, है ना, इत्यादि इनके मनोरंजन के साधन हुआ करते थे। ठीक है। तो अगर मनोरंजन के साधन की बात की जाए तो यह लोग इस तरीके से अपना मनोरंजन करते थे, ज़्यादातर शिकार करके, पशु पक्षियों को लड़ाकर, ठीक है, पासे का खेल खेलकर, अर्थात शतरंज का खेल खेलकर। ठीक है। तो इस तरीके से यह क्या करते थे, अपना मनोरंजन करते थे। और अगर हम बात करें बेटा सभाधान की, इसकी बात करें सभाधान की, अर्थात शवों को कैसे दफनाया जाता था, तो संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता की अगर हम बात करें तो 3 विधियां प्रचलित थी। सभाधान की 3 विधियां प्रचलित थी। ठीक है। 3 विधियां प्रचलित थी। एक था बेटा पूर्ण समाधिकरण या पूर्ण समाधान, दूसरा होता था बेटा आंशिक समाधिकरण, और तीसरा हुआ करता था बेटा दाह संस्कार। दाह संस्कार। देखिए, पूर्ण समाधिकरण का मतलब क्या है कि जो डेड बॉडी हुआ करती थी उसको संपूर्ण रूप से क्या किया जाता था, दफना दिया जाता था कब्र के अंतर्गत। ठीक है। और ऐसा हमें किस नगर से देखने को मिलता है, तो आप यह कहेंगे कि ऐसा हमें देखने को मिला है सर हड़प्पा से, क्योंकि हमने आपको बताया था कि हड़प्पा से R37 का नामक एक कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है। ठीक है। तो हड़प्पा में क्या होता था, लोगों को दफनाया जाता था। और अगर हम दाह संस्कार की बात करें तो यह विधि मोहनजोदड़ो में प्रचलित थी। कहाँ प्रचलित थी, मोहनजोदड़ो में। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता था बेटा, शवों को जला दिया जाता था। ठीक है। पूरी तरीके से दफनाया जाता था, उसे हम कहेंगे पूर्ण समाधिकरण, और जला दिया जाता था तो उसे हम कहेंगे दाह संस्कार। और आंशिक समाधिकरण का मतलब यह है कि जो डेड बॉडीज हुआ करती थी उन्हें जंगलों में पहले ऐसे ही छोड़ दिया करते थे। पशु पक्षियों के खाने के पश्चात जो सॉफ्ट पार्ट हुआ करता था उनका, जैसे मांस वगैरह है, तो वो पशु पक्षी खा जाते थे। उसके बाद जो बचता था, जो हड्डियां बचती थी, उन हड्डियों को क्या किया जाता था, दफना दिया जाता था। ठीक है, समाधि में। तो इसे ही कहा गया है बेटा आंशिक समाधिकरण। तो हड़प्पा सभ्यता की अगर हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में यह सभाधान की 3 प्रमुख विधियां प्रचलित थी। ठीक है बेटा। अगर देखा जाए तो सभाधान की अगर हम यहीं से बात करें तो बेटा आपसे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, तो नोट करके आप लिख लीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है लोथल। अगर हम लोथल की बात करें बेटा, इसकी बात करें, लोथल की बात करें, तो लोथल से हमें एक समाधि में मनुष्य के साथ बकरा या बकरी को दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और अगर हम बात करें बेटा रोपड़ की, इसकी बात करें रोपड़ की, यह भी हड़प्पा कालीन पूरा स्थल है। ठीक है। रोपड़ की अगर हम बात करें तो रोपड़ से बेटा हमें मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और आप सभी लोग यह बताएंगे कि जब हमने पाषाण काल आप लोगों को पढ़ाया था, तो पाषाण काल में
मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है बेटा, पाषाण काल की बात करेंगे तो पाषाण काल में यह हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे तो सुरकोटदा की अगर हम बात करें तो सुरकोटदा से बेटा हमें अंडाकार समाधि प्राप्त हुई है। अंडाकार समाधि कहाँ से प्राप्त हुई है, आप आंसर करेंगे सुरकोटदा से। तो यह था बेटा हड़प्पा वासियों का सामाजिक जीवन, यह था हड़प्पा वासियों का सामाजिक जीवन। ठीक है बेटा, चलिए अब हम लोग बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन की। ठीक है बेटा, इसकी बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन की। तो आप यह चीज ध्यान रखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के किसी भी स्थल से किसी भी मंदिर के कोई भी साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं होते हैं। किसी भी मंदिर के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। कोई भी मंदिर के साक्ष्य हमें इस सभ्यता से देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन अगर बेटा हम बात करें हड़प्पा की, तो आप सभी जानते हैं कि हड़प्पा से हमें एक ऐसी स्त्री मूर्ति मिली है जिसके गर्भ से पौधे को निकलता हुआ दिखाया गया। और मैंने आपको बताया था कि इसी को बेटा क्या कहा गया, मातृ देवी कहा गया। क्या कहा गया, मातृ देवी कहा गया, या आप कह सकते हैं इसी को उर्वरता की देवी कहा गया, या इसी को धरती माता माना गया होगा। ठीक है, बात समझ में आई नहीं आई? तो यह लोग हड़प्पा वासी क्या करते थे, मातृ देवी की पूजा अर्चना किया करते होंगे। क्यों? क्योंकि बेटा एक मूर्ति तो यह प्राप्त हुई है और हड़प्पा से ही हमें स्त्री की छोटी छोटी मिट्टी की बनी हुई मृद मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं। तो इन सब से विद्वानों के द्वारा क्या किया गया, अनुमान लगाया गया कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो मातृ देवी की पूजा किया करते होंगे। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर हम आगे बात करें तो मोहनजोदड़ो की बात करेंगे। मोहनजोदड़ो की अगर हम बात करें बेटा, तो यहाँ से एक योगी की हमें मूर्ति प्राप्त होती है। योग साधना में बैठे हुए 3 मुख वाले जो योगी हैं उनकी मूर्ति प्राप्त हुई है, जिनके सिर पर 3 सींग हैं। ठीक है, जैसे ये कोई योगी जी मान लीजिएगा है। ठीक है, ये कोई योगी जी है, चलिए मान लीजिएगा। ठीक है, योग मुद्रा में बैठे हुए हैं। ठीक है, अब इनके इधर क्या होगा, ये होगा दायां और ये होगा बायां। ठीक है, तो अगर हम बात करें मोहनजोदड़ो से जो हमें एक सीन पर योगी की मूर्ति मिली है, उस मूर्ति की अगर हम बात करें तो उसके सिर पर कितने सींग बताए मैंने, सिर पर 3 सींग हैं। और बाईं ओर की अगर हम बात करें तो बाईं ओर एक भैंसा और गेंडा बैठा हुआ है। ठीक है, बाईं ओर क्या बैठा हुआ है, एक भैंसा और गेंडा बैठा हुआ है, जबकि दाईं ओर एक हाथी तथा बाघ बैठा हुआ है। क्या है, हाथी और बाघ बैठा हुआ है। ठीक है, इधर अगर हम बात करें हाथी है और बाघ है। ठीक है, अच्छा उल्टा बना दिया, ये इधर होगा बायां और इधर होगा दायां। ठीक है, बायां और दायां। तो इधर क्या है, हाथी और गेंडा। ठीक है, और बाईं ओर क्या बताया अभी मैंने आपको, भैंसा, बाहे भगा, भैंसा और गेंडा एक तरफ है, हाथी तथा बाघ, हाथी तथा बाघ। इधर बाघ लिखेंगे और इधर लिखेंगे गेंडा। ठीक है, और नीचे 2 हिरन बैठे हुए हैं, नीचे 2 हिरन बैठे हुए हैं। और इसके नीचे भी अगर बात करें तो 2 मोर बैठे हुए हैं। तो ऐसी मूर्ति मिली है। तो इतिहासकारों ने अनुमान लगाया कि यह क्या है। ठीक है, तो इतिहासकारों ने इसे कहा कि भाई इसके चारों ओर पशु बैठे हुए हैं। क्या बैठे हुए हैं, पशु बैठे हुए हैं। तो इतिहासकारों ने ये बोला कि यह भाई मूर्ति किसकी रही होगी, तो इनका नाम दिया गया पशुपति
नाथ। क्या नाम दिया गया? पशुपति नाथ, अर्थात जो पशुओं का पति है, पशुओं का मालिक है, ठीक है, उसको मान्यता प्रदान की गई। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या किया करते होंगे? मोहनजोदड़ो से जो एक सील पर हमें इस योगी की मूर्ति मिली है और इसे क्या कहा गया है? पशुपतिनाथ। तो यहाँ से हमें यह पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुपतिनाथ की पूजा किया करते होंगे। और इन्हीं पशुपतिनाथ को बेटा जॉन मार्शल ने, इन्हीं पशुपतिनाथ को जॉन मार्शल ने आदि शिव का नाम दिया था। बेटा क्या कहा? आदि शिव। आदि शिव किसने कहा था? जॉन मार्शल ने। और किसे कहा था? तो आप आंसर करेंगे पशुपति नाथ को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे अगर बढ़े तो अगर हम देखेंगे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों से ही आप देख सकते हैं कि जो मिट्टी के बने हुए लिंग और योनि प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? लिंग और योनि प्राप्त होते हैं। तो इन सभी से यह अनुमान लगाया जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हुआ करते थे वो क्या करते होंगे? लिंग और योनि की भी पूजा किया करते थे। ठीक है, इसके साथ ही साथ बेटा वृक्ष पूजा के साक्ष्य भी हमें इस सभ्यता से प्राप्त होते हैं। ठीक है, वृक्ष पूजा भी होती होगी, ऐसे प्रमाण हमें मिले हैं, क्योंकि एक मुहर पर पीपल की डालियों के बीच से एक देवता का चित्र अंकन किया गया है। तो इन सब से यह निष्कर्ष निकलता है कि भाई वृक्ष की भी पूजा किया करते होंगे ये लोग। ठीक है, और अगर बात करें बेटा पशुओं में, तो पशुओं में सर्वाधिक पूजनीय जो पशु था वो था कुबड़ वाला बैल। कुबड़ वाला जो बैल था वह इनके लिए सर्वाधिक पूजनीय पशु था। ठीक है, सर्वाधिक पूजनीय पशु कौन सा था? तो आप यह कहेंगे कुबड़ वाला बैल। ठीक है, आगे अगर हम बात करें बेटा तो हड़प्पा सभ्यता की अगर हम बात करें तो यहाँ से काफी मात्रा में ताबीज भी प्राप्त होते हैं। और ताबीज प्राप्त होते हैं, इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हुआ करते थे वह भूत प्रेतों में भी विश्वास किया करते होंगे, अर्थात भूत प्रेत तंत्र मंत्र इत्यादि में विश्वास किया करते होंगे। इसी के साथ ही साथ अगर बेटा हम हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा से ही हमें स्वास्तिक का चिन्ह प्राप्त होता है। किसका चिन्ह प्राप्त होता है? स्वास्तिक का, स्वास्तिक का चिन्ह प्राप्त होता है। ठीक है, एक चक्र का चिन्ह प्राप्त हुआ है। ठीक है, और एक क्रॉस का चिन्ह प्राप्त होता है। तो हड़प्पा सभ्यता से हमें क्या प्राप्त होता है? स्वास्तिक का चिन्ह मिला है, एक चक्र का चित्र मिला है, चिन्ह मिला है, और क्रॉस का चिन्ह भी मिला है। तो इन सभी से हड़प्पा वासियों के बेटा धार्मिक जीवन के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, किसके बारे में जानकारी मिलती है? धार्मिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए तब तक आप लोग।